नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात इस दिशा में पहल कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता को अपने प्रमुख वैचारिक संकल्प के रूप में प्रस्तुत करती रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब समान नागरिक संहिता को लागू करना बीजेपी के तीसरे बड़े वैचारिक वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। असम सरकार ने आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत कर दिया। राज्य के मंत्री अतुल बोरा ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा और मतदान विधानसभा सत्र के अंतिम दिन होने की संभावना है। हम आपको याद दिला दें कि असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद 13 मई को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले सभी आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मान्यताएं भी इससे प्रभावित नहीं होंगी। असम सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य न्यूनतम विवाह आयु तय करना, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिलाना, बहुविवाह पर रोक लगाना, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा साथ रहने वाले संबंधों को कानूनी मान्यता देना है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में आदिवासी समाज को महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता के दायरे से सभी आदिवासी समुदायों को बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से आदिवासियों के भूमि, जंगल और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी। अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज अपनी जमीन और जंगल का वास्तविक मालिक है और कोई भी उनके अधिकारों पर कब्जा नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर अक्सर आदिवासी समाज के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। कई राजनीतिक दल और संगठन यह प्रचार करते रहे हैं कि इस कानून से आदिवासियों की परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होगी, लेकिन केंद्र और बीजेपी शासित राज्य लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समान नागरिक संहिता को लेकर स्पष्ट रुख सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बंगाल चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का यह बयान बताता है कि बीजेपी इस मुद्दे को केवल वैचारिक बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि राज्यों में चरणबद्ध तरीके से यूसीसी को लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही समान नागरिक संहिता को लेकर उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने भी इस बहस को नई दिशा दी है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि उत्तराधिकार कानूनों से जुड़ी समस्याओं का समाधान समान नागरिक संहिता ही है। न्यायालय ने माना कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और सुधार के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति जयमौल्य बागची ने भी कहा कि इस विषय को विधायिका के विवेक पर छोड़ना बेहतर होगा ताकि समान नागरिक संहिता जैसा कानून बनाया जा सके। दरअसल समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान कानून लागू करना है। वर्तमान में अलग अलग समुदायों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जिससे कई बार महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार प्रभावित होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी कई अवसरों पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 भी राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। बहरहाल यूसीसी संबंधी असम सरकार का निर्णय देश हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, विवाह और तलाक से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी तथा बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी।
साथ ही आदिवासी समुदायों को दायरे से बाहर रखकर सरकार ने यह संदेश भी दे दिया है कि सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम का यह कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक सुधार का प्रमुख विषय बनने वाला है। खैर, आइए देखते हैं असम के विधायकों की इस मुद्दे पर क्या राय है। सबसे बड़ा बात है, कांग्रेस को पहले ये मान लेना है, उनको संविधान चाहिए, पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए या शरीयत आइन चाहिए, किसके ऊपर खास फोकस करना है। कोई बोलेगा वो लोग संविधान सबसे ऊपर है, फिर बोलेगा शरीयत आने से बोलेगा शरीयत है, फिर बोलेगा पर्सनल लॉ बोर्ड है यहाँ पे है। ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर संविधान है तो संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान में प्रोविजन है 44 में, जो स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट यूसीसी ये कर सकता है, यूसीसी को लागू कर सकता है। लेकिन वो लोग संविधान को नहीं मानता है। क्या है जी ना, अगर यूसीसी आएगा तो हम 4 शादी नहीं कर सकता है, हमारा बच्चा को विवाह का एक एज हो जाएगा। अरे भाई, ये कैसा बात है। यूसीसी होने से यूनिफॉर्मिटी आएगा, यूसीसी होने से सब समान। आप लोग बोलोगे ना, जो बोलता है सबका विकास सबका साथ बोलता है, तो सबका विकास सबका साथ जो है वो तो इसका एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है, सबका विकास सबका साथ का। अगर यूसीसी आएगा तो सबका विकास सबका साथ होगा। तो देख लीजिए, असम में सबसे बड़ा आज दिन का मुद्दा है प्राइस हाइक, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। इतना बड़ा प्राइस हाइक का इशू चल रहा है, लेकिन असम का जो राज्यपाल को भाषण है, फर्स्ट हम लोग का असेंबली का जो राज्यपाल को भाषण है, इस भाषण में तो प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक ये सब भी नहीं है, ये सब भी नहीं है, मूल्य वृद्धि सब भी नहीं है। इसीलिए हम लोग आज राइजर दल ने आज प्रोटेस्ट किया हो कि हम लोग कभी नहीं मानेंगे। राइज का सबसे, असम का लोगों का सबसे बड़ा पीड़ा है अभी मूल्य वृद्धि, प्राइस राइज, महंगाई। ये महंगाई को जैसे को सरकार कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इस बार असम का असेंबली में जो राज्यपाल जी का जो भाषण है, इस भाषण में एक शब्द भी महंगाई पर ऊपर नहीं है, महंगाई शब्द भी नहीं है। इसीलिए हम लोग इसका प्रोटेस्ट करता हूँ और हम लोग डिमांड करता हूँ कि इस असेंबली का सबसे बड़े मुद्दा तो महंगाई होना चाहिए, प्राइस राइज होना चाहिए, प्राइस राइज होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग आज असेंबली का बाहर में, असेंबली कैंपस ने ये जुलूस निकाला हूँ, ये प्रतिवाद निकाला हूँ कि जल्दी से जल्दी असम में एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड देना चाहिए। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल का ऊपर, इसको बंद करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट का जो वैट है, इसको भी बंद करना चाहिए। तो हम लोग 65 रुपीज़ में पेट्रोल और डीजल मिलेंगे। और अभी वो जो एलपीजी का जो 5% जो जीएसटी है ना, इसको बंद करने से भी हम लोग कम से कम 75 रुपीज़ कम करके हम लोग एक गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग डिमांड करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस क्राइसिस का समय में सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल का ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, इसको हटा देना चाहिए, वेव करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट भी जो वेट लेता है, इसको भी हटा देना चाहिए। देख लीजिए, असम का चीफ मिनिस्टर का जो आज का मकसद है जैसे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ पोस्ट लेना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर होना है असम का चीफ मिनिस्टर का। इसीलिए जब वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जब बोला है कि नीट एग्जाम बंद करना चाहिए और तमिलनाडु का जितना मेडिकल का सीट, इसको ये सब सीट को तमिलनाडु का स्टूडेंट को देना होगा। लेकिन हम लोग का गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना इश्यूज है ये लेके रिकॉर्ड करके नंबर 1 बन के क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का नज़र में आने के लिए कोशिश कर रहा है, सो दैट वो एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में
चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी जा सकेगा, इसीलिए ये यूसीसी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लास्ट टाइम जो असेंबली हुआ था उन्होंने बोला कि यूसीसी अगर मैं इस सदन पे दोबारा आऊँगा तो यूसीसी लेके ही आऊँगा और यूसीसी पास करके ही रहूँगा। मैं बहुत आभार थैंक्स देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। इस बार आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, हिस्टोरिकल डे होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री खुद इंट्रोड्यूस करेगा यूसीसी बिल। हम एनडीए विधायक होने के नाते 100% यूसीसी के पक्ष में रहूँगा। देखिए, वो आज दाम बढ़ गया, 2 दिन बाद कमेगा। सबको मालूम है कि अभी ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रहा है। देश के थोड़ा जो हॉर्मुज प्रणाली है उसके लिए जो सचेतन नागरिक है सबको पता है। ये जो विरोधी लोग का पास कोई मुद्दा नहीं है, उन लोग इशू नहीं है, इसलिए उन लोग ये हल्ला कर रहा है। लेकिन देश का जनसाधारण, देश का लोग दाम बढ़े दाम कमे उसका मतलब नहीं, सब एनडीए के पक्ष में है, माननीय मोदी जी के पक्ष में है। UCC has been brought by BJP ruled state. In the Uttarakhand it started and now in Assam. So UCC was a commitment and our party has committed in the assembly prior to the assembly elections, and our chief minister also promised that if he comes to power again then he will surely bring the UCC in the first session of the assembly, and it is recorded in the house. And as he said, the UCC has been brought in the first assembly of this session and it will be passed with an overwhelming majority and it will create a new society in the Assam. ऑपोजिशन बार-बार कह रहा है कि ऑपोजिशन तो बार-बार कहेंगे, ऑपोजिशन का पास कहने के लिए है क्या? उन लोग का पास 19 एमएलए है, 18 इस्लाम का एमएलए है। उन लोग का तो यूसीसी का विरोध करना ही पड़ेगा। विरोध नहीं करने से इन लोग कहाँ जाएगा? लेकिन इन लोग का अगर जो महिला है इन लोग को अगर पूछेंगे, डेफिनेटली दे विल सपोर्ट द यूसीसी। 2 घंटे तक बैठक हुआ लेकिन ऑपोजिशन हो ही नहीं सकता है। औरंगजेब का स्टोरी आप सुने हैं, मुगल का बारे में सुना है। अपना पितृ को, अपना भातृ को मार के उन लोग राजपाट के बैठते हैं। तो इसी तरह उन लोग का आपस में जब 19 के बीच में 18 ऐसा लोग होंगे तो इतना आसानी से नहीं हो पाएंगे सीएलपी लीडर चूज करना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।